Hi guys, I'm Ishika from Futurism Academy. Today we are going to discuss section 27 of Hindu Marriage Act, which is disposal of property. यहाँ पे आपके सेक्शन 27 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करी गई है. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच यू रिसीव एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज. ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको शादी के टाइम पे मिलती है और जॉइंटली दोनों स्पाउस की होती है. एंड हम सेक्शन 27 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे. उसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि आपको शादी के टाइम पे मिली है. एंड हैंडलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कौन उस प्रॉपर्टी को हैंडल करेगा एंड क्या क्या इसके लीगल प्रोसीडिंग्स है. सेक्शन 27 में क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स है एंड यहाँ पे पार्टी के राइट्स के बारे में भी ये बात करेगा. सो डिस्कस करते हैं सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 27. सो अगर हम इसको लीगल पर्सपेक्टिव से देखें, सेक्शन 27 को अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से देखें, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी. ये हमें लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ. जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ने अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवा लिया, यानी उन्होंने डाइवोर्स ले लिया किसी भी ग्राउंड पे. तो उनको क्या शादी के टाइम पे एक कार मिली थी, ठीक है, जो कि जॉइंटली दोनों की थी. शादी के टाइम पे इनको कार मिली थी जो कि जॉइंटली दोनों थी. तो ये कोर्ट के पास जाएंगे, बोलेंगे कि ये कार मेरी है. हस्बैंड बोलेगा ये कार मेरी है, वाइफ बोलेगी ये कार मेरी है. तो कोर्ट क्या इसमें डिसीजन लेगी, वो क्या करेगी, अब ये प्रॉपर्टी अगर दोनों पार्टी अगर ये प्रूव कर देंगी कि इनको ये शादी के टाइम पे मिली है, तो कोर्ट क्या करेगी, इस कार को सेल कर देगी और जो जितनी भी इसमें अमाउंट आएगी वो इक्वली हस्बैंड एंड वाइफ को डिवाइड कर देगी. ठीक है, तो इसमें आपका लीगल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इट इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ओनरशिप. कौन उस प्रॉपर्टी को ओन करेगा, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बात करी है सेक्शन 27 में. एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, दोनों पार्टी के राइट्स के बारे में भी हमने सेक्शन 27 में बात करी. ठीक है, फिर आता है स्पाउसल राइट्स. स्पाउसल यानी हस्बैंड एंड वाइफ के क्या क्या राइट्स है सेक्शन 27 में. This provision ensures fairness in the distribution of property. Fairness यानी जो भी प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ को शादी के टाइम पे मिली है वो इक्वली डिवाइड हो, फेयर तरीके से डिवाइड हो, कोई भी अनफेयर या अनजस्ट तरीके से डिवाइड ना हो. तो यहाँ पे आपका फेयर तरीके से वो प्रॉपर्टी डिवाइड होनी चाहिए. जिसका जितना शेयर है उसको उतनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. एंड सीक्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ स्पाउस, दोनों के राइट्स को, दोनों स्पाउसेस के राइट्स के प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात करी है कि जिसका जितना शेयर बनता है कोर्ट उसको उतना ही देगी. आउटलाइन द लीगल प्रोसीजर एंड क्या क्या लीगल प्रोसीजर है इसमें बात करिए कि क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स है. आपको पहले प्रॉपर्टी जो भी होगी आपको बताना पड़ेगा कि आपको शादी के टाइम पे मिली है एंड इसके क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स है वो सेक्शन 27 में आपको बताया गया है. फिर आता है हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस. रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी जब कोर्ट अपना डिसीजन दे देगी कि इतना शेयर हस्बैंड को मिलेगा प्रॉपर्टी का और इतना वाइफ को मिलेगा, तो कोर्ट जो है वो ये चीज़ देखेगी कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो दोनों पार्टी मान रही है या नहीं मान रही है. तो यहाँ पे आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करिए, इन्फोर्समेंट की बात करिए कि दोनों पार्टी को वो चीज़ माननी पड़ेगी जो कोर्ट ने डिसाइड करी है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड. ये आपको पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. नाउ द की प्रोविजंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 27. क्या क्या की प्रोविजंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सेक्शन 27 में. फर्स्ट है प्रॉपर्टी डिवीजन. सेक्शन 27 हमारा प्रॉपर्टी डिवीजन की बात करता है. वही प्रॉपर्टी जो आपको शादी के टाइम पे मिली है और जो आपकी शादी से कनेक्टेड है एंड जो कि जॉइंटली दोनों स्पाउसेज है. यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की बात नहीं करी है जो आपने शादी के बाद खरीदी, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की बात नहीं करी है, खाली उस प्रॉपर्टी की बात करी है जो आपको मिली है after or before the marriage and which is connected to the marriage. The section delineates the process for fair division. यहाँ पे वही बात आपके फेयर डिवीजन, प्रॉपर्टी जो है उसको फेयर तरीके से डिवीजन की बात करिए. कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को फेयर तरीके से डिवाइड करेगा. बहुत सारे फैक्टर्स देखेगा कोर्ट प्रॉपर्टी को डिवाइड करने से पहले. कॉन्ट्रीब्यूशन देखेगा, ऑब्लिगेशन एंड इंडिविजुअल के राइट.
बहुत सारे फैक्टर्स को कोर्ट कंसिडर करेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन कोर्ट लेगा। सेकेंड आपका यहाँ पे लीगल प्रोसीजर की बात करिए। यहाँ पे आपके लीगल प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज, प्रॉपर्टी डिस्पोज करने के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज है वो दोनों पार्टी को फॉलो करनी पड़ेगी। जो भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए फॉर्मेलिटीज है और जो भी प्रोसीजर है वो आपका सेक्शन 27 में दिया हुआ है। कोर्ट जो है वो देखेगी कि दोनों पार्टी जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ही चल रही है या नहीं चल रही है, उसी हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी। एंड क्या देखेगी कोर्ट, कंप्लायंस विद द लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। जो भी कोर्ट ने डिसीजन लिया है दोनों पार्टी उसके अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, काम कौन करेगा, कोर्ट करेगा। एंड कोर्ट जो है दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा कि दोनों पार्टी का जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उसको कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा कि दोनों पार्टी को उनकी जो उनका राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, जितना राइट है वो उनको मिल रहा है या नहीं, तो ये काम कौन करेगा, कोर्ट करेगा। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ राइट आ गया। सेक्शन 27 एम्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। दोनों पार्टी के राइट्स, जितना भी उनका प्रॉपर्टी में राइट है, यहाँ पे उनके राइट की बात करिए, उनका राइट वायलेट नहीं कर सकता। अगर उनका प्रॉपर्टी में राइट है, उनका प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो अगर वो प्रॉपर्टी हैंडल करेंगे तो उनके यहाँ पे इक्वली बात करी गई है। इन्वॉल्व इन अ प्रॉपर्टी डिस्पोजल, क्रिएटिंग अ लीगल मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग डिस्प्यूट एंड इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट। दोनों ही पार्टी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को कम प्रॉपर्टी मिलेगी या वाइफ को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही इक्वल प्रॉपर्टी मिलती है। ये थे हमारे कुछ की प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है सेक्शन 27 से रिलेटेड। दीज आर आवर लैंडमार्क केसेस। द फर्स्ट केस इज निर्मला रवेंद्र गुप्ता वर्सेस रवेंद्र कुमार। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था, द कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट इज लिमिटेड, कोर्ट ने बोला था सेक्शन 27 एक्ट इज लिमिटेड टू आर्टिकल ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। कोर्ट ने क्या बोला था इसमें, यहाँ पे खाली आपके आर्टिकल्स जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हैं उनकी बात करिए, बट ये सेक्शन 27 कहाँ अप्लाई नहीं होगा, स्त्रीधन। स्त्रीधन यानी जो भी लड़की को मिला है स्त्रीधन, चाहे वो उसके पेरेंट्स की साइड से हो या फिर उसके इन-लॉज की साइड से हो, जो भी मिला है वो टोटली लड़की का ही होता है। इस पे हस्बैंड का कोई भी शेयर नहीं है। हस्बैंड को स्त्रीधन में से कुछ भी नहीं मिलेगा। स्त्रीधन पे खाली वुमेन का राइट है, तो सेक्शन 27 आपका स्त्रीधन पे अप्लाई नहीं होगा। अगर हस्बैंड कोर्ट में ये ले आता है कि मुझे इसके स्त्रीधन में से शेयर चाहिए, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि स्त्रीधन में खाली वुमेन का ही राइट होता है, चाहे वो उसको किसी भी साइड से मिले, कहीं से मिले। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट केस है भोती देवी वर्सेस कर्मा, 1996 का केस है। तो समरी ऑफ द केस क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट नो ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ डाउरी आर्टिकल्स कैन बी पास्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ लॉन्ग टाइम मैरिज। कोर्ट में इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर आपकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, उसके बाद आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाते हो, डाइवोर्स लेते हो, तो अगर वाइफ ये बोलती है कि हमने इसको दहेज दिया था, मुझे उसका सारा दहेज वापस चाहिए, जो मैंने दिया था, मेरे फादर ने दिया था, वो मुझे वापस सारा चाहिए, तो कोर्ट इसमें क्या बोलेगा कि नहीं, आपको कोई भी दहेज वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है। तो वाइफ इस चीज़ के ग्राउंड पे नहीं ला सकती अपनी पिटीशन को कि मुझे मेरा सारा दहेज वापस चाहिए जो भी आया था मेरे साथ। However, husband can be directed to pay cash in lieu of dowry articles. बट अगर आपकी शादी को अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो कोर्ट हस्बैंड को क्या डायरेक्ट कर देगी कि आप उसको कैश दे दो, जो भी डाउरी आर्टिकल्स है, जितना भी डाउरी आर्टिकल्स था उससे उसका जितना भी कैश बनता है आप वो वाइफ को रिटर्न कर दो। बट अगर आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया तो कोर्ट ऐसे कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। नेक्स्ट केस है हमारा बालकृष्ण रामचंद्र कादम वर्सेस संगीता बालकृष्ण कादम। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था, द प्रॉपर्टी एज कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 27 इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी विच गिवन टू द वाइफ। सेक्शन 27 में खाली उस प्रॉपर्टी की बात नहीं करी है जो वाइफ को मिली है, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की बात करी है जो आपको एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज मिली है एंड
जो कि दोनों स्पाउसेस की है, एंड वो प्रॉपर्टी जो आपकी शादी से कनेक्टेड है. इट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी गिवन टू द पार्टीज बिफोर और आफ्टर द मैरिज. यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करा है जो आपको शादी से पहले मिली है या फिर शादी के बाद मिली है, बट वो आपकी मैरिज से रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेबल टू द मैरिज होनी चाहिए. खाली वही प्रॉपर्टी की आपके सेक्शन 27 में बात करिए, वरना अगर हम सारी प्रॉपर्टी को ले आएंगे तो सेक्शन 27 का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. कंक्लूजन एंड की टेक अवे फ्रॉम सेक्शन 27 एंड केस लॉ. सेक्शन 27 को अभी हमने पढ़ा है तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है. फर्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 27. सेक्शन 27 का क्या है सिग्निफिकेंस है, ये आपके प्रॉपर्टी डिस्पोजल की बात करता है जो आपको शादी के टाइम पे मिली है, जो आपकी शादी से कनेक्टेड है. एंड यहाँ पे आपके दोनों स्पाउसेस के राइट्स के बारे में बात करता है कि उनको जो है प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों पार्टी को फेयर तरीके से ट्रीट करा जाएगा, इक्वली ट्रीट करा जाएगा. केस लॉ इम्प्लीकेशंस. यहाँ पे जो केसेस मैंने अभी आपको बताया है, केस लॉ हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है सेक्शन 27 में, क्योंकि जितने न्यू केस आते जाते हैं सेक्शन 27 में न्यू प्रोविजंस ऐड होते जाते हैं. तो केस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है. ऐसे ही न्यू केस और भी बहुत सारे केस है सेक्शन 27 से रिलेटेड जो कि सेक्शन 27 में न्यू प्रोविजंस को ऐड करते जाते हैं. Contributing to the jurisprudential development in the domain of property disposal law. जो भी सेक्शन 27 है इस प्रॉपर्टी डिस्पोजल लॉज में न्यू प्रोविजंस को ऐड करते हैं ये केसेस. तो केसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्शन 27 में. थर्ड, लर्निंग एंड एवोल्यूशन. थ्रू दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्शन 27 एंड रिलेटेड केस लॉ, सेक्शन 27 और उसके केस लॉ जो भी उससे रिलेट करते हैं, हमने क्या करा, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है हमें सेक्शन 27 में कि ये आपके प्रॉपर्टी डिस्पोजल की बात करता है एंड दोनों पार्टी के मैरिटल राइट्स की इसमें बात करी गई है, जिससे एंड फैसिलिटेटिंग कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड लीगल एवोल्यूशन, जिसकी हेल्प से हम केसेस की हेल्प से हम अपनी कॉन्टिन्यूस लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि न्यू केस आएगा, न्यू कोई प्रोविजन ऐड हो जाएगा, तो इससे हमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग मिलती है. तो ये था हमारा सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe and press the bell icon. And if you need notes, please contact the number mentioned below. And if you need online or offline classes, please follow us on Instagram, Telegram and Facebook. Thank you.